हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज टेक्सोनॉमिकल एड्स लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है ये। और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। ठीक है, हम लोग नीट के रिलेटेड जो नीट 2024 आ रहा है आपका, उसका पूरा फुल क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका जो बायो का पार्ट है वो कहीं ना जाए, आप उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीटली कर पाए। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। इससे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्सोनॉमिक हायरार्की की वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको लिंक आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। गो एंड जस्ट चेक आउट दोज वीडियोस, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तभी आपको आगे का पार्ट समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। देखो, एड्स इज एनीथिंग, जैसे आपने सुना होगा टीचिंग एड्स, है ना। टीचिंग एड्स होते हैं जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, तो उसको किस किस चीजों की जरूरत होगी। उसको बोर्ड चाहिए होगा, उसको चौक चाहिए होंगे, उसको पेपर चाहिए, पेन चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो, है ना। तो वो क्या है आपका टीचिंग एड्स। तो जो टीचिंग में जो भी चीजें हेल्प करें हमें पढ़ाने में, उसको टीचिंग एड्स बोलते हैं। सेकेंडली आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है जब किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है ना। तो हम सबसे पहले उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, कॉटन होना चाहिए, डेटोल होना चाहिए हमारे पास, है ना। सिंपल कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, पेन किलर होना चाहिए, ये हमारे फर्स्ट एड में आते हैं। सो वेन एवर अ पर्सन गॉट इंजर्ड या कुछ भी, तो उसको जो सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट विल कम अंडर फर्स्ट एड। वैसे ही टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स वो एड्स हैं, वो चीजें हैं जो हमें टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में या टेक्सोनॉमी को कैरिड आउट करने में मदद कर रही है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज टेक्सोनॉमिकल एड्स की सारी डिटेल देखेंगे कि क्या बोटेनिकल गार्डन होते हैं, म्यूजियम क्या होते हैं, वो हमारे को कैसे टेक्सोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, एनीथिंग विच इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कोई भी ऐसी चीज जो हमें किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसको नॉमेनक्लेचर करने में, उसको क्लासिफाई करने में हेल्प करेगी, हम उसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। देखा, समझ आया ना। जैसे मैंने बोला टीचिंग में जो चीज हेल्प कर रही है वो टीचिंग एड है, वैसे जो चीज हमें टेक्सोनॉमी में हेल्प करेगी, उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसके नामकरण में, उसके क्लासिफिकेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, अब ये करा कैसे जाता है। सबसे पहले तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ना। अब जैसे ये पेन है, इस पेन को मुझे क्लासिफाई करना है, ये ऑर्गेनिज्म है लेट्स से। तो मुझे इसको क्लासिफाई करना, तो ये मेरे पास होना तो चाहिए। अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो मैं किसको क्लासिफाई करूंगी, किसका नॉमेनक्लेचर करूंगी, समझ रहे। तो आपका सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। This is done after a collection of actual specimen of plant and animal species, which is the primary source of all taxonomical studies. क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की ये लाइन ये कहना चाहती है कि आप क्लासिफिकेशन करो भाई, आप नॉमेनक्लेचर करो, आइडेंटिफाई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास मतलब एटलीस्ट वो ऑर्गेनिज्म तो हो, वो प्लांट तो हो, वो एनिमल तो हो, वो स्पेसिमेन तो हो जिसपे आप काम करना चाहते हैं। सो द प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज इज यू मस्ट हैव एन एक्चुअल स्पेसिमेन। एक्चुअल स्पेसिमेन टर्म यूज करा गया है बच्चों, देखो एक्चुअल स्पेसिमेन। ठीक है, मतलब कि आपके पास वो फोटो नहीं चलेगी। सपोज करो आप बोलो मैम मेरे पास तो एक बैक्टीरिया है, उसकी फोटो है, मैं उसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, नो इट इज नॉट पॉसिबल। यू मस्ट हैव दैट ऑर्गेनिज्म इन लाइव फॉर्म और डेड फॉर्म, बट आपके पास एक्चुअली वो होना चाहिए। बेशक मरा हुआ हो, डेड हो, बट आपके पास होना चाहिए। कोई फोटो, कोई वीडियोग्राफी, ये सब नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं जिनकी मदद से हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होता है ये स्पेशली प्लांट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर एनिमल्स। तो मैं यहां लिख देती हूं, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर प्लांट्स ओनली। अंडरस्टूड। हर्बेरियम हम एनिमल्स का नहीं बना सकते, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनका नहीं बना सकते, लाइक एल्गी हो जाएगा, या फिर आपके मॉसेस हो जाएंगे, या फिर आपके कुछ फर्न्स हो जाएंगे जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनको हम नहीं इतना प्रिजर्व कर सकते लंबे टाइम के लिए, वो स्पॉइल हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो उनके जो हर्बेरियम्स होते हैं वो शीट्स के फॉर्म में ना बनाकर उनको म्यूजियम में रखा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जहां पर हम लोग प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, उनको ड्राई करते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं एंड देन प्रिजर्व्ड। तो सीक्वेंस है डीपीपी।
डेली प्रैक्टिस पेपर होता है ना आपका, जैसे वैसे ही आपको पहले ड्राई करना है स्पेसिमेन को, फिर आपको प्रेस करना है उसको, प्रेस, ठीक है, दबाना है किसी भी वेट से, और फिर उसको प्रिजर्व करना है। दिस इज द सीक्वेंस। तो दिस इज डन ओनली फॉर द प्लांट्स। जैसे आप किसी भी प्लांट का हर्बेरियम बना रहे हैं, कोई रोज का या नीम का, किसी का भी, तो आप उसको पहले प्लग करेंगे उसके पार्ट को, ठीक है, फिर आप उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। सुखाते कैसे हैं, हम इसको बिल्कुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो पूरा डेड हो जाएगा, और मतलब पार्टी मतलब वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। आप इसको शेड में रख दो, अपने आप 2-3 दिन के अंदर ये सूख जाएगा। फिर उसको किसी वेट से, किसी बहुत मोटी बुक से, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री की जो मोटी मोटी बुक्स होती है तुम्हारी फिजिक्स की, उसके नीचे दबा दो, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा, प्रेस, और फिर उसको आप क्या कर लो, प्रिजर्व कर लो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड साइज होती है हर्बेरियम शीट की, प्रिजर्व करने के बाद हम उसे हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज ली जाती है हर्बेरियम शीट की, वो होती है 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, ये उसका डायमेंशन होता है, ठीक है। मैं आपको शीट दिखाऊंगी, नीचे मैंने डायग्राम दिखा रखा है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जब शीट्स बना देते हो, फिर आप उसको जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, जो हर हर्बेरियम्स में फॉलो करा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्लासिफाई करते हो, एंड दैट सिस्टम इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था प्लांट्स का, कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्लांट्स को कैसे रखना है, सारा कुछ वो इसके अंदर आता है। उसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपसे अगर कभी पूछ ले कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम हर्बेरियम शीट्स को क्लासिफाई करेंगे, तो आपको बोलना है बेंथम एंड हुकर सिस्टम, ठीक है। इसकी डिटेल आएगी प्लांट किंगडम चैप्टर में, ओके बेटा। नेक्स्ट देखो, these specimens along with their description on the herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। आपने एक बार हर्बेरियम शीट बना दी, उसकी सारी डिटेल्स उसके साथ लिख दी, उसका नाम क्या है सारा नीचे बता रखा है मैंने, तो वो आपके फ्यूचर यूज का रिपोजिटरी बन जाता है। मतलब फ्यूचर में किसी को भी उस प्लांट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सीधा हर्बेरियम में जाएगा, उस शीट को लेगा और उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है हर्बेरियम शीट पे। हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे ये हर्बेरियम शीट है, ठीक है, आपकी शीट है ये, तो इसमें साइड में ना ऐसे लेबल होता है, राइट हैंड साइड में लोअर बॉटम कॉर्नर पे लेबल सेक्शन होता है, वहां पर आपको क्या क्या देना होता है, डेट ऑफ कलेक्शन की, आपने ये स्पेसिमेन कब कलेक्ट किया, प्लांट सैंपल कब कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से कलेक्ट किया, फिर उसका इंग्लिश में नाम क्या है, जैसे रोज को इंग्लिश में रोज बोलते हैं तो वो लिख दो। लोकल और वर्नाक्यूलर नेम क्या है, मींस जिस एरिया से आपने कलेक्ट किया है वहां के लोकल पीपल, लोकल जनता उसको किस नाम से बोलती है। अगर कोई नहीं नाम है तो छोड़ सकते हो उस पार्ट को, और अगर कुछ बोलती है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर आता है उसका बोटेनिकल नेम, उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज का साइंटिफिक नेम है रोजा इंडिका, तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीम का साइंटिफिक नेम है अजैडी रेक्टा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर उसकी फैमिली, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, एंड लास्ट में कलेक्टर्स नेम, द पर्सन हु हैज कलेक्टेड दिस, उसका नाम आएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, इस लेबल सेक्शन में। 7 पॉइंट्स हैं, आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स याद रखने, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी में ये गिवन है, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में है, तो कोई भी ये ना सोचे कि मैम ने तो एक्स्ट्रा बता दिया, नो, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर इन द एनसीईआरटी, और इसी सीक्वेंस पे याद करना साथ के साथ, ठीक है। अब जो हर्बेरिया है ना, ये देखो मैंने नीचे दिखा रखा है, दिस इज द हर्बेरिया। ये जो प्लांट है इसमें देखो फ्लावर भी है ना, इसमें लीफ भी है, स्टेम भी है, और अगर इसमें कहीं कुछ आप देख सकते हो कोई स्पाइंस है या कुछ भी है, वो सब भी है, सब कुछ बहुत क्लियरली है ना, एवरीथिंग। तो हम जब भी हर्बेरियम बनाते हैं, हमारा ये हमेशा मोटो होता है कि हम कम से कम सारे पार्ट्स ले, ऐसा ना हो कि सिर्फ लीफ लीफ तो आपने दिखा दी पर आपने तो फ्लावर दिखाया ही नहीं, समझ रहे हो। तो हर्बेरियम बनाते टाइम हमारे को क्या करना होता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो सीड है या कुछ भी सब उसमें दिखानी होती है। और देख रहे हो ये नीचे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहाँ से कलेक्ट किया कहाँ से नहीं किया वो सब कुछ, और डेट भी दे रखी है ना, किसने कलेक्ट किया सारा नाम दे रखा है। तो अगर देखो मुझे इस प्लांट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सीधा हर्बेरियम में जाऊंगी, हर्बेरियम में जाके मैं क्या करूंगी, इसका हर्बेरियम मांगूंगी और उसको देख लूंगी, मुझे उसका फूल भी दिख गया, मुझे उसके लीफ का पैटर्न कैसा होता है वो भी दिख गया, स्टेम कैसी होती है, ब्रांचेस कैसी होती है, सब दिख गया, है ना। देखो इस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस इमेज को, तो यहाँ पर देखो इसके जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, एंथर, स्टेमन सब दिख रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ भी ऐसा ना हो कि उसमें लैक कर रहा है, अदरवाइज वो हर्बेरियम प्रॉपर नहीं बोला जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं हर्बेरिया सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज, मतलब कि अगर मुझे जाकर फटाफट से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सबसे पहले हर्बेरिया में पहुंचूंगी, वो क्विक रेफरल सिस्टम होता है, सामने आपको ऑर्गेनिज्म दिख जाता है, ठीक है।
चलो बात करते हैं सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड की, विच इज बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं बड़े बड़े से गार्डन्स होते हैं जहां पे लिविंग स्टेट में आपको प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, ऊपर जो देखा था आपने हर्बेरियम, इसमें लिविंग स्टेट में नहीं है, यहाँ आपको प्लांट किस स्टेट में मिल रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं प्लांट्स ओनली है, प्लस वो किस स्टेट में है, डेड स्टेट, डेड प्लांट्स। लिविंग प्लांट आपको हर्बेरियम में नहीं मिलेगा। ठीक है, पर जो बोटानिकल गार्डन है वहां पर आपको प्लांट्स कैसे मिलते हैं, लिविंग स्टेट में। तो बोटानिकल गार्डन भी सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट्स ओनली, और ये प्लांट्स कैसे होंगे, लिविंग। तो दिस इज द डिफरेंस। कभी आपसे डिफरेंस पूछ ले हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। कैसे होते हैं, लिविंग। Plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical or binomial name and its family. तो सबसे पहली चीज तो याद रखना कि बोटेनिकल गार्डन किस लिए यूज होता है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए, क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन। तो अगर किसी को कोई भी नई स्पीशी आइडेंटिफाई करनी है तब वो बोटेनिकल गार्डन में जाएगा, नॉमेनक्लेचर वगैरह करने के लिए नहीं। और आपको जो प्लांट्स मिलेंगे बोटेनिकल गार्डन में उनके साथ लेबल होगा। लेबल में क्या लिखा होगा, दो चीजें, एक तो उसका बोटेनिकल नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है। बाकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सब नहीं होगा। सिर्फ क्या देगा आपको बोटेनिकल गार्डन, उसका बोटेनिकल नेम एंड उसकी फैमिली। ठीक है, फिर बात आती है फेमस बोटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो इमेज के साथ, मैंने आपको दिखाया रॉयल बोटेनिकल गार्डन सबसे फेमस है, इट इज इन क्यू इंग्लैंड एंड इट इज द बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन, सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का। सेकंड इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है, कैलकाटा में। ठीक है, आप देख सकते हो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, एंड दिस बोटेनिकल गार्डन इज मेनली फेमस फॉर ग्रेट बेनियन ट्री। इट इज फेमस फॉर ग्रेट बेनियन ट्री, इमेज में भी देख सकते हो सबसे बड़े बैनियन ट्री और सबसे ह्यूज बैनियन ट्री आपको यही मिलते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है, थर्ड है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज इन लखनऊ, ये देख सकते हो आप NBRI। पहले ये नेशनल बोटेनिकल वो था, मतलब एक सिंपल बोटेनिकल गार्डन था, राइट। इसको क्या बोलते थे हम लोग, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। देखो इसका नाम भी दे रखा है, पहले इसका नाम क्या था, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, NBG। बट इसमें अच्छा कलेक्शन आ गया, अच्छे से इसमें वर्क किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो इसका नाम बदल के इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया, दैट इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसको नेशनल बोटेनिकल गार्डन बोलते थे बस, अब इसका नाम हो गया नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI फुल फॉर्म भी आ सकता है भाई नीट के अंदर, लखनऊ में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं म्यूजियम्स। म्यूजियम्स जो होते हैं यहाँ पर आपको प्लांट और एनिमल दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो म्यूजियम में क्या होगा बेटा, you can see collection of plants as well as animals, दोनों, बट कोई भी लिविंग स्टेट में नहीं होगा। म्यूजियम में हर चीज डेड फॉर्म में होती है। ठीक है, राइट। अब देखो जो प्लांट्स होंगे उनका डेड फॉर्म मतलब हर्बेरियम, और एनिमल्स को तो प्रिजर्व करके सैंपल फॉर्मल इन सोल्यूशन में रखा जाता है। देखो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होता है। आपने अपनी बायो लैब देखी होगी, वहां पर बॉटल्स में, कंटेनर्स में अर्थवॉर्म, फ्रॉग, स्नेक वगैरह रखा रहता है, वही तो म्यूजियम है, उसी को म्यूजियम बोलते हैं। तो जो एनिमल्स है वो डेड फॉर्म में है, और प्लांट्स भी जो आपको मिलेंगे वो भी हर्बेरियम की फॉर्म में मिलेंगे। तो मिल दोनों सकते हैं बेटा, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, पर बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स मिल रहे थे, एनिमल्स का वहां पे कुछ रोल ही नहीं था। बट यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं डेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। आप स्टडी कर सकते हो और आगे के लिए फ्यूचर रेफरेंस भी ले सकते हो। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। हम जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है, दैट इज फॉर्मलिन में, जार्स के अंदर या कंटेनर्स में। ठीक है, देख सकते हो इस तरह के जार्स और कंटेनर्स होते हैं। ये इमेज मैंने आपके लिए लगाई है कि स्पेसिमेंस को हमने फॉर्मलिन में, ये लिक्विड जो है ये फॉर्मलिन है, ठीक है, और ये सब इसके अंदर जो रखे गए हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, राइट। तो प्रिजर्व करा जाता है ताकि इनकी स्किन खराब ना हो बेटा, और इनको आप लॉन्ग टर्म में आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज ड्राई स्पेसिमेंस ऑल्सो। ठीक है, ड्राई फॉर्म में, जैसे हर्बेरियम शीट्स, और एनिमल्स के ड्राई फॉर्म जैसे कि इस तरह से इंसेक्ट के ड्राई फॉर्म में, ये सब। ठीक है, इंसेक्ट को कैसे कलेक्ट करा जाता है, कैसे प्रिजर्व करा जाता है, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्सेस। ये इंसेक्ट बॉक्स है जो आपको दिख रहा है, आफ्टर कलेक्टिंग देन किलिंग एंड देन पिलिंग, CKP होता है सीक्वेंस। पहले कलेक्ट करोगे आप इंसेक्ट को, फिर उनको किल करोगे, देन उनको पिनिंग करनी होती है। पिन की मदद से ऐसे इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर हम उन्हें
उनका नाम देखो, नीचे साइंटिफिक नेम दे रखा है उनका या जो भी नाम है, और उसके साथ आपको इसमें बताना है, ताकि जो भी पर्सन आए म्यूजियम में उसको देखने के लिए उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। ठीक है। जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स, आपने देखा होगा ना, लायन की बॉडी, टाइगर की बॉडी, उनको स्टफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, पिचका के, और फिर उनको प्रिजर्व करा जाता है, ऊपर केमिकल लगा देते हैं, सो दैट बॉडी विल वोट गेट डिग्रेडेड। ठीक है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, कई सारे म्यूजियम्स में स्केलेटन भी होता है एनिमल्स का, ह्यूमन का, डायनासोर्स वगैरह का, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए बेटा 6-7, ये सब एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। तो आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो अच्छे से, तो आपके सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको समझ भी आ रहे हैं और कवर भी हो रहे हैं और आपके नोट्स भी बन रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, और अपना फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, फ्री कंटेंट लोगों तक पहुंचे, है ना, ताकि उनको पेड जो है कोर्सेज लेके पढ़ना ना पड़े, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन बाकी चैनल्स भी दे रहे हैं, सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल रही है, तो आप क्यों ना उसको फ्री में समझे, फ्री में पढ़े। ठीक है। चलो आगे देखते हैं जुओलॉजिकल पार्क। जुओलॉजिकल पार्क जो होता है, ये होता है सिर्फ एनिमल्स के लिए, यहाँ पर प्लांट्स नहीं मिलेंगे बेटा आपको, एनिमल्स ओनली। ठीक है। और किस स्टेट में मिलेंगे? लिविंग स्टेट में। अब बच्चे बोलते हैं मैम जू में जब हम जाते हैं, जुओलॉजिकल पार्क को ही जू बोलते हैं, तो वहां पे तो हमें मैम प्लांट्स भी मिलते हैं, फॉरेस्ट टाइप होता है। बेटा बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली हमने जू को एक तरह से फॉरेस्ट टाइप ही बनाया जाता है, बट वहां पर हम एक्चुअल में प्लांट्स को प्रिजर्व नहीं कर रहे, प्लांट्स को कंजर्व नहीं कर रहे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। जू बनाए गए स्पेशली फॉर द एनिमल्स। ठीक है। these are the places where wild animals आपको मिलेंगे, are kept in protected environment under human care। ह्यूमन उसका सारा ध्यान रखता है, खाना देता है, मेटिंग करवाता है, एवरीथिंग। ठीक है। दिस इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। हमें उनका फूड हैबिट जो होता है कैसा होता है, कैसे मेटिंग करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, मतलब उनको कब गुस्सा आता है, कब वो खुश होते हैं, वो सब हम स्टडी कैसे कर पाएंगे? हम फॉरेस्ट में जाके तो स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उनको स्टडी करने जाएंगे इससे पहले हमें ही वो स्टडी कर लेंगे, पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, है ना। इसलिए हम उनको एक मैन मेड एनवायरमेंट में लेकर आए, ताकि हम उनकी रिसर्च कर सके, उन पर स्टडी कर सके, उसको जू बोलते हैं। ठीक है। और जू में आपको एक चीज याद रखनी है, जो जू का एनवायरमेंट है वो बिल्कुल उनके जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसका कॉपी होना चाहिए, उसको मिमिक करता हुआ होना चाहिए, अदरवाइज जो एनिमल्स है उनकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। आप उनको किसी हाई फाई एरिया में नहीं रख सकते, अदरवाइज एनिमल को लगेगा कि मैं तो कहीं किडनैप हो चुका हूं, मैं तो कहीं और आ गया हूं। समझ रहे हो? तो इसलिए जू हमेशा फॉरेस्ट टाइप एरिया ही होता है, वो उनके बिल्कुल नेचुरल एनवायरमेंट की तरह बनाया जाता है। राइट। देखो, ऑल द एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज दिखा रखी है मैंने, एनसीईआरटी में फिगर 1.3, पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जोलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया। जो सबसे कॉमन जोलॉजिकल पार्क है, जो सबसे फेमस जोलॉजिकल पार्क है, दैट इज नेशनल जोलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली में है ये। आप इसका नाम याद रख सकते हो। इसको फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, इसको क्या बोला जाता है? वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, पूरे एशिया में सबसे अच्छा है ये। तो अगर आपने नहीं देखा है, आप जाके जरूर विजिट करें इसको। ठीक है। नेशनल जोलॉजिकल पार्क जो है आपका न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। तो जू में हमें कौन मिल रहे हैं? वाइल्ड एनिमल्स। हमने उनको कैसी कंडीशन दी है? बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी, और हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं? फिर उनकी फूड हैबिट्स, उनका बिहेवियर, उनका रिप्रोडक्शन सब स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है बेटा आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स। जो की वगैरह है, फ्लोरा है, मोनोग्राफ है, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें हमने क्या बात करी है? हमने देखा है कि हमारे पास जू क्या होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो कंजर्वेशन होती है वो दो तरह की होती है, इसको यही समझ लो, वैसे ही 12th में आता है। ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करते हैं ना, कंजर्वेशन, वो दो तरह की है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। ये भी आपके लिए जरूरी है, आपने इस पे क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। इन सीटू को हम बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है। और एक्स सीटू को बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। पहला पॉइंट हो गया, ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में ही जाओ ह्यूमन और उसको प्रोटेक्शन दो। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन टू एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ इज प्रोवाइडेड
इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको कहीं मैनमेड में आपको लेके ही नहीं जाना। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे बेटा, जैसे नेशनल पार्क्स, है ना, नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट हो गया नेशनल पार्क, तो वहां पे वो पूरा नेशनल पार्क है, हमने वहां पर जाकर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी है, जबकि हम उनको लेकर नहीं आए, हम उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं, इन सीटू। बायोस्फीयर रिजर्व कर सकते हो आप, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वहां पर उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है। जो एक्स-C2 होते हैं वो क्या होते हैं, आप उन ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से मैनमेड में लेकर आओगे, पर जो मैनमेड है वो बिल्कुल नेचुरल जैसा है, पर हम उनको लेकर तो आए हैं ना मैनमेड में। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन, या कंजर्वेशन इज डन इन, कुछ भी बोल सकते हो, मैन मेड एनवायरमेंट। किसमें, मैन मेड एनवायरमेंट, बट दैट एनवायरमेंट इज जस्ट द कॉपी ऑफ देयर नेचुरल, वो बिल्कुल ऐसे अलग नहीं है, कॉपी है, बट आप लेकर तो आए हो ना उनके नेचुरल में, तो आपने छोड़ा नहीं उनको, आपने रखा तो उनको मैनमेड एनवायरमेंट में ही। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बेटा आपका, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क, है ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं ऑड वन आउट बताओ, या एक्स-C2 कौन सा है, इन-C2 कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन भी कैसा है, इट इज ऑल्सो एक्स-C2 मोड, हर्बेरियम भी कैसे हैं बेटा, एक्स-C2 मोड है, म्यूजियम भी कैसे हैं, एक्स-C2 मोड है, ठीक है। तो एक्स-C2 में आएंगे ये सब, और एक आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वो सब कैसी हैं, इन-C2, ठीक है। सो इन-C2 वो है जहां पे हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक्स-C2 वो है जहां पे मैन मेड एनवायरनमेंट में लाके उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड आपको सबसे अच्छे से समझ आया, कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, और आप कहाँ जाकर उसको, कौन से में आप जाना चाहेंगे और उसको विजिट करना चाहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।